Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on solution of system of homogeneous linear equations. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि homogeneous linear equation system जो है वो होता क्या है. तो define homogeneous linear equations in two variables. यानी आपके पास कोई भी homogeneous linear equations वो कौन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन होमोजीनियस होती है जिसमें आपके पास जो कांस्टेंट c है वो ज़ीरो हो जाए. यानी द इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, b नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यानी ये एक इक्वेशन है. इसी तरीके से हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाए और वो होमोजीनियस कब होगा, अगर वो मतलब उसमें a1x प्लस b1y इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू ज़ीरो. यानी अगर यहाँ दोनों इक्वेशन ज़ीरो के बराबर आ गई हैं, यानी उसके अंदर अगर कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसा कि आपके पास होता है 5x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. ये जो 2 और 1 है, ये जो कांस्टेंट्स हैं, अगर ये मौजूद हैं तो वो नॉन होमोजीनियस है. तो हम होमोजीनियस देख रहे हैं, तो होमोजीनियस में क्या होगा, आपके पास जो कांस्टेंट c होता है वो ज़ीरो होगा. तो सिस्टम किस तरह का होगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू ज़ीरो. इस तरह का जो सिस्टम होगा, यानी जिसमें एक इक्वेशन से ज़्यादा इक्वेशन आ जाएँ तो वो सिस्टम कहलाता है. और ये हर इक्वेशन अगर होमोजीनियस है तो इसका मतलब है वो जो सिस्टम है वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है. डिफाइन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल. तो अगर ये थ्री वेरिएबल में कैसे होगी, उसमें आपके पास थ्री इक्वेशंस आ जाएंगी. तो उसमें जैसे कि आपके पास गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू ज़ीरो, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू ज़ीरो. यानी राइट साइड पर जो आपके पास कांस्टेंट्स हैं वो हमेशा ज़ीरो ज़ीरो होंगे. तो इस तरह के सिस्टम जो होते हैं वो आपके पास होमोजीनियस सिस्टम कहलाते हैं. और अब किसी भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसा कि आपको ये उन्होंने सिस्टम दिया हुआ है, इसमें हम ज़ाहिर बात है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशेंट्स बनाएंगे. तो इसमें a11 क्योंकि x1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने मैट्रिक्स बनाई इसके कोफिशेंट की a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33. और इसको मल्टीप्लाई किससे किया, कॉलम वेक्टर से x1, x2, x3 से. यानी जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही सिस्टम आ जाएगा. और वो क्योंकि ज़ीरो के बराबर है तो वो बराबर हो जाएगा ज़ीरो 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 के. तो हमने उस कोफिशेंट मैट्रिक्स को a का नाम दे दिया, का अननोन वेक्टर्स का जो सेट है यानी अननोन वेक्टर को हमने कैपिटल एक्स का नाम दे दिया और नल मैड वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर का नाम दे दिया. तो सिस्टम आपका बन गया ए एक्स बराबर है ज़ीरो. अब हमने जब इसको सॉल्व करना है तो इसके सिस्टम का सोल्यूशन कैलकुलेट करना है. तो वो कहते हैं हाउ कैन वी सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. तो सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास जो गिवन सिस्टम दिया हुआ है हम सबसे पहले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. दूसरे स्टेप पर यह है, आपने करना यह है कि आपने उस ए का मैट्रिक्स कोफिशिएंट जो होगा आपका मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है. अब डिटर्मिनेंट के दो केसेस हैं. अगर तो डिटर्मिनेंट आपका ज़ीरो हो गया, दूसरा केस है कि उसका नॉन ज़ीरो हो गया. अगर तो आपके पास डिटर्मिनेंट उसका नॉन ज़ीरो हुआ, यानी मैट्रिक्स जो आपके पास है नॉन सिंगुलर है, तो तब सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया. कंसिस्टेंट का मतलब है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा और वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा. ट्रिवियल सोल्यूशन मीन कि उसका जो सोल्यूशन होगा, उसके जो आंसर्स होंगे वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो होंगे. ज़ीरो ज़ीरो के अलावा नॉन ज़ीरो सोल्यूशन नहीं आएगा. यानी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो ट्रिवियल सोल्यूशन तब होगा अगर आपके पास जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर हुई, यानी ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हुआ. और दूसरा केस है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया तो तब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा लेकिन सोल्यूशन जो है वो यूनिक नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा, जिसको हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं. तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए अब जाहिर बात है जो उसमें एक डमी वेरिएबल होगा, एक फ्री वेरिएबल होगा. यानी इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं फ्री वेरिएबल या डमी वेरिएबल, हम उस वेरिएबल को आप कोई भी पैरामीटर हम टी ले लेंगे. तो x3 को फ़र्ज़ किया कि हमने टी पुट किया तो वहाँ से आप x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. और दूसरी है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमारे पास दो केस होते हैं. अगर आपके पास किसी भी सिस्टम का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो अब हमें पता लग गया कि इसका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा. तो उसका मतलब ये हो गया कि आपके पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी. अब ए बी क्या चीज़ होती है, एक मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट होती है, ये हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस सिस्टम के लिए. और एक होती है रैंक ऑफ ए बी. ए बी का मतलब होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तब बनाते हैं जब आपके पास सिस्टम नॉन होमोजीनियस हो. नॉन होमोजीनियस का मतलब है कि ज़ीरो 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 की जगह कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, जैसे 1 2 0 आ जाता है, 0 1 2 आ जाता है, या 1 1 1 आ जाता है.
या कोई भी नॉन जीरो अगर कांस्टेंट्स आ गए तो तब वो मैट्रिक्स जो है वो आगमेंटेड बनाते हैं, तो उसका रैंक और उसका रैंक बराबर होगा, और जो मैट्रिक्स ए का रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से छोटा होना चाहिए। यानी किसी भी सिस्टम का सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल तब होता है जब उसका रैंक जो है वो लेस देन अननोन वेरिएबल्स हो। अब जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन एक दिया हुआ, कह रहा है इस होमोजीनियस सिस्टम जो है इसका सोल्यूशंस कैलकुलेट करें, तो सबसे पहला काम आपने किया, पहला पार्ट है जैसे x प्लस 2y माइनस 2z 0, 2x प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 4y प्लस 8z इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। जब इन्होंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 1 2 माइनस 2 2 1 5 5 4 8 और एक्स वाई जेड 0 0 0। तो आपने मैट्रिक्स जो बनाई है वो 1 2 माइनस 2 2 1 5 5 4 8, इसको ए का नाम दे दिया। अननाउन वेक्टर जो आपके पास है x है वो एक्स वाई जेड है और 0 0 के बराबर है। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें, वो जैसे मर्जी कैलकुलेट करें, आप रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें। तो उन्होंने एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 की है, यानी 1 एलिमेंट लिखा है, फिर उसका माइनर 1 5 4 8 आ गया, फिर -2, फिर वो दूसरी रो पहला कॉलम गया तो वो 2 -2 4 8 आ गया, फिर उसके बाद +5, तो फिर तीसरी रो पहला कॉलम गया तो 2 1 -2 5 आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट जब उन्होंने कैलकुलेट किया सिंपल, तो उसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। जब उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, लेकिन ये सोल्यूशन जो कंटेन करेगा वो नॉन ट्रिवियल होगा। इसका मतलब है सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप इन इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करें, या एक और तरीका भी होता है कि आप इनको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, यानी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके या एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसकी, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को रो ऑपरेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने उसको वैसे सॉल्व किया है कि पहली इक्वेशन देखें और दूसरी इक्वेशन देखें, उन्होंने दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके पहली इक्वेशन से माइनस कर दी है, तो उसमें आपके पास x और z में वैल्यू आ गई। यानी जब माइनस हुआ x माइनस 4x माइनस 3x और y वाली टर्म कैंसिल और -12z इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से 3x बराबर हो गया -12z और x की वैल्यू आ गई -4z। इसी तरीके से अब आप जैसे मैंने वहाँ y कैंसिल किया है, इसी तरीके से अब आप यहाँ से x या z कैंसिल कर लें। तो उन्होंने यहाँ से x को कैंसिल किया है, तो x को सेम करने के लिए उन्होंने क्या किया है, पहली इक्वेशन को 2 से ज़रब दी है और तीसरी इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन से क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। यानी पहली 2 को ही वो यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने इसमें से x कैंसिल किया तो वो आपके पास आ गया -3y + 9z, यानी y बराबर आ गया 3z के। तो इक्वेशन 3 इज़ सेटिस्फाइड। आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू तीसरी इक्वेशन में पुट की है और वो इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इसका मतलब है यहाँ से सोल्यूशन कैलकुलेट होता है, क्योंकि हमने पहली 2 को यूज़ किया है। अगर आप पहली दूसरी और दूसरी तीसरी को सॉल्व कर लेते तो तब आपको ये तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाने की ज़रूरत ना पड़ती। अब क्योंकि देखें x भी z पर डिपेंड कर रहा है, y भी z पर डिपेंड कर रहा है, तो आप z जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर ले लें, t ले लें। तो जब z t पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -4t, y की वैल्यू आ जाएगी 3t, z की वैल्यू आ जाएगी t। अब t यहाँ से चेंज होते जाएंगे तो आपके पास अनलिमिटेड या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आपके पास हासिल हो जाएंगे। नॉन ट्रिवियल का मतलब है इन्फिनाइट नंबर सॉल्यूशन, क्योंकि जितने टी पुट करूँगा उतने आंसर्स आएंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। यहाँ वो कहते हैं कि आपने लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए सिस्टम नॉन ट्रिवियल होगा। तो उसके बाद फिर उस सिस्टम का सोल्यूशन भी फाइंड करना है। तो ये वो उसी तरीके से करें कि हम जानते हैं कि सिस्टम का सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल तब होता है जब उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो उसका डिटरमिनेंट 0 हो। तो सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, सो ए का डिटरमिनेंट 0। तो आपने उस ए का डिटरमिनेंट को जो है वो 0 रख लेना है, उसका डिटरमिनेंट जो है वो उसको 0 रखेंगे। उसी तरीके से हम वहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी लेमडा में, तो वहाँ से आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद लेमडा कैलकुलेट हो जाएगा। ये लेमडा आप सिस्टम में पुट कर दें तो आपके पास सिस्टम में से लेमडा ख़त्म हो जाएगा। और जैसे हमने एग्जाम्पल 1 अभी सॉल्व की थी कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, तो इक्वेशन को सॉल्व करके आपने x y z की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो उन्होंने उसी तरह लेमडा की वैल्यू -5 सिस्टम में पुट करने के बाद इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड किया, उसी तरह से x की और y की वैल्यू निकाली है और आपके पास ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हासिल हो गया। इसी तरीके से आप इसका दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।